अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बाब नंबर 12 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की मश्क के बारे में पढ़ना शुरू करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम आगाज़ करेंगे बाब नंबर 12 जिसका नाम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है, इसकी मश्क का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात। सबसे पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि ऐसे बारीक रेशे जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेल बॉडी से दो किस्म के रेशे निकल रहे होते हैं, एक साइज में छोटे होते हैं और दूसरे साइज में बड़े होते हैं। एक नर्व इम्पल्स या पैगाम को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं और दूसरा नर्व इम्पल्स या पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। पहले वालों को डेंड्रॉइड्स कहा था और दूसरे वालों को एक्सोन कहा था, जो पैगाम या नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते थे। तो इसके चार ऑप्शन है: एक्सोन, डेंड्रॉइड, साइनेप्सिस एंड माइलिन शीट। जो सही जवाब है वो है एक्सोन। एक्सोन ये ऐसे बारीक रेशे होते हैं जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं, जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। दूसरा जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है अपने फेल में जो गैर इरादी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहला ऑप्शन है, दूसरा है डेंड्रॉइड, तीसरा है मोटर नर्वस सिस्टम और चौथा है सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो इनमें से जो मोटर नर्वस सिस्टम है ये दुरुस्त जवाब है कि नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा गैर इरादी होता है, यानी जिसके अफ़आल हमारे इरादे के मुताबिक नहीं होते। तो मोटर नर्वस सिस्टम के जो अफ़आल है वो हमारे इरादे के बगैर भी होते हैं, तो इसलिए ये मोटर नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम का फेल के लिहाज से गैर इरादी हिस्सा होता है। तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि न्यूरॉन्स की कौन सी किस्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। चार मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहला है सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों, और चौथा है सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स। तो जब हम न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ इकसाम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि इंटर न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है, और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को इकट्ठा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो दाल ऑप्शन है सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं, यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाती हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब है दाल ऑप्शन। चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मसल्स की हरकत, हिस्सों यानी सेंसेस की वजाहत और याददाश्त का जिम्मेदार है। चार मुख्तलिफ दिमाग के हिस्से हमारे सामने, इनमें से जो सही हिस्सा जो मसल्स की हरकत, सेंसेस की वजाहत और याददाश्त का जिम्मेदार है वो हमने बताना है। सबसे पहले है पांस, बिल्कुल भी नहीं, पांस का याददाश्त, मसल्स की हरकत, हिस्सों की वजाहत में कोई किरदार नहीं। मेडुला ऑब्लिंगेटा भी नहीं। हाँ, सेरिब्रम जो जीम ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मसल्स की हरकत का भी जिम्मेदार है, याददाश्त का भी जिम्मेदार है और हिस्सों की वजाहत का भी यानी सेंसेस की वजाहत का भी जिम्मेदार है। तो जीम ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर पांचवा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि सुनने के अलावा कान जिस्म का और कौन सा अहम फेल सरंजाम देता है। ये तो हम जानते हैं कि कानों का समात में किरदार है, समात या सुनना कानों की वजह से, लेकिन कान सुनने के अलावा और भी अफ़आल सरंजाम देते हैं। तो ये चार मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनमें से हम देखते हैं कि कान इनमें से कौन सा ऑप्शन और सरंजाम देते हैं, कौन सा फेल और सरंजाम देते हैं। सबसे पहला है हार्मोन सेक्रेशन, ये गलत है, कान से कोई हार्मोन खारिज नहीं होता। दूसरा है जिस्म का तवाज़न, और ये सही है, जिस्म का तवाज़न कायम रखने में कान अपना किरदार अदा करते हैं। जिस्म के तवाज़न का मतलब है कि जिस्म को एक मतवाजन हालत में रखना, जिस्म की पोजीशन को बरकरार रखना, खराब ना होने देना,
ये जिस्म का तवाज़ुन कहलाता है और इसके जो जिम्मेदार हैं वो कान ही हैं। तो जिस्म का तवाज़ुन जो बे ऑप्शन है ये पांचवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब है। जो कान है वो सुनने के अलावा जिस्म के तवाज़ुन में भी अपना किरदार अदा करते हैं। जो छठा कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि माइलिन शीट डैश बनाते हैं जो कि कुछ न्यूरॉन्स के गिर्द लिपटे होते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जवाब सही होगा कि जो माइलिन शीट बनाता है? पहला है नॉर्स ऑफ रेनवियर, ये माइलिन शीट बनाने में कोई किरदार अदा नहीं करते बल्कि ये माइलिन शीट में पाए जाने वाले सुराख होते हैं, ना कि ये माइलिन शीट बनाते हैं। एक्सॉन्स भी माइलिन शीट नहीं बनाती बल्कि एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट बनती है। डेंड्रॉइड भी इस सवाल का जवाब नहीं है, जबकि श्मॉन सेल्स ये एक्सॉन के इर्द गिर्द होते हैं और ये एक्सॉन के इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर एक तह बना देते हैं चर्बी की या फैटी, जिसे माइलिन शीट कहते हैं। तो माइलिन शीट श्मॉन सेल्स बनाते हैं। तो छठे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, श्मॉन सेल्स। जो सातवां कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं होता। हाइंड ब्रेन जो कि दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा था और तीसरा हिस्सा था, उसके तीन हिस्से थे। उनमें से एक पांस था, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा था और तीसरा सेरिबेलम था। ये तीन हिस्से थे। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों हिस्सों के अलावा चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है, उसकी निशानदही करते हैं। पांस ये भी हैंड ब्रेन का हिस्सा है। बे जो है मेडुला ऑब्लंगेटा ये भी हैंड ब्रेन का हिस्सा है। जीम जो है सेरिब्रम ये भी हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। हैंड ब्रेन ये सेरिब्रम नहीं रखता। सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो जो जीम ऑप्शन है सेरिब्रम ये हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है और ये सातवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जवाब है। और सेरिब्लम भी हैंड ब्रेन का हिस्सा है जो कि दाल में। तो जीम ये सातवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जवाब। अब हम बढ़ते हैं आठवें कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ, जो ये है कि जब आप साबित दिमाग को देखते हैं तो जो चीज आपको सबसे बड़ी और बहुत बलदार नजर आती है वो क्या है? यानी दिमाग का जो हिस्सा सबसे बड़ा होता है और बलदार होता है, बड़ा होने की वजह से उसमें तहें बनी होती है ताकि खोपड़ी के अंदर पूरा आ सके, वो कौन सा हिस्सा होता है? पहली ऑप्शन है पान। पान ये दिमाग का छोटा हिस्सा है, पॉन्स ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। सेरिब्रम यही वो हिस्सा है जो बहुत बड़ा होता है और जो बलदार होता है, इसमें काफी तहें लगी होती है ताकि खोपड़ी के अंदर पूरा आ सके। अगर आप सेरिब्रम दिमाग के इस हिस्से को दिमाग से लदा कर खोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा। तो सेरिब्रम जो कि बे ऑप्शन है ये कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 8 का दुरुस्त जवाब है। जबकि जीम जो कि सेरिब्लम है ये भी बड़ा हिस्सा नहीं है और मेडुला ऑब्लंगेटा भी बड़ा हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा और बलदार हिस्सा दिमाग का वो है बे सेरिब्रम। नवा जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ बनते हैं? वो वाला ऑर्गन जिसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं, ये दोनों हार्मोन है। इंसुलिन ये खून के अंदर शुगर की सतह को कम करता है, जबकि ग्लूकागोन इसका मुखालिफ काम करता है, वो खून के अंदर शुगर के लेवल को ज्यादा कर देता है, ग्लूकोज के लेवल को। तो ये दोनों हार्मोन जिनका ताल्लुक ग्लूकोज की मिकदार से है, वो दोनों हार्मोन इन चारों ऑर्गन्स में से किस ऑर्गन के अंदर बनते हैं? आइए देखते हैं। पहला जो ऑर्गन है वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनते। दूसरा है इंटीरियर पिट्यूटरी, यहां भी ये हार्मोन नहीं बनते। तीसरा है जिगर, जिगर में भी नहीं बनते। चौथा है पेनक्रियास, जी हाँ पेनक्रियास के अंदर ही इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं। तो जो सही जवाब है सवाल नंबर 2 का वो है पेनक्रियास। आगे बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 10 की जानिब। ये तमाम हार्मोन्स हैं सिवाय ये 4 केमिकल्स हैं। इन चारों केमिकल्स में से 3 हार्मोन है जबकि एक हार्मोन नहीं है। हमने उस केमिकल की निशानदही करनी है इन चारों ऑप्शंस में से जो हार्मोन नहीं है। तो सबसे पहले है इंसुलिन। हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन है। थायरोक्सिन भी हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ग्लूकागोन भी हार्मोन है। लेकिन जो पेप्सिनोजन है ये हार्मोन नहीं है, ये प्रोटीन है। और ये प्रोटीन पेप्सिनोजन ये मैदा के अंदर पैदा होती है और ये एंजाइम के तौर पर अमल करती है और प्रोटीन की डाइजेशन करती है। तो पेप्सिनोजन ये प्रोटीन है, ये हार्मोन नहीं है। तो 10वें कसीरुल इंतखाबी
सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है पेप्सिनोजन, दाल ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। सबसे पहला मुख्तसर सवाल वो ये है कि जानदारों में कोऑर्डिनेशन की दो इकसाम की निशानदही करें। कोऑर्डिनेशन यानी राब्ता, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो राब्ता होता है, जो मालूमात की मुंतकली होती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, ये कोऑर्डिनेशन कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। वो ये है कि एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये दो अलग-अलग किस्म की कोऑर्डिनेशन है जो जानदारों में मौजूद होती है। अगला सवाल वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के तरीकाकार में फर्क बयान करें। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि वो वाली कोऑर्डिनेशन जो एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल हो। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको फर्क बता रहा हूं। नर्वस कोऑर्डिनेशन को जो सिस्टम कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और एक और फर्क ये कि नर्वस कोऑर्डिनेशन ये सिर्फ जानवरों में पाई जाती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन पौधों और जानवरों दोनों में मौजूद होती है। और इनको कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम्स हैं वो भी अलग-अलग है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मुख्तसर सवाल की जानिब, जो ये है कि कोऑर्डिनेशन की अहम अज्जा कौन से हैं। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन के 5 अहम अज्जा हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस, दूसरा है रिसेप्टर, तीसरा है कोऑर्डिनेटर, चौथा है इफेक्टर और पांचवा है रेस्पॉन्स। ये कोऑर्डिनेशन के अहम अज्जा हैं। चौथा मुख्तसर सवाल वो ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की तारीफ करें। रिफ्लेक्स एक्शन ये एक ऐसा एक्शन है, ये एक ऐसा अमल है जो किसी स्टिमुलस के जवाब में एक मुकर्ररा और ऑटोमेटिक जवाबी कार्रवाई के तौर पर होता है। यानी ऐसा एक्शन, ऐसा अमल जो ऑटोमेटिक हो, खुद ब खुद हो, खुदकार हो और किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में और बहुत तेज हो और गैर इरादी हो, हमारे इरादे के मुताबिक हमारे कंट्रोल में ना हो, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और ये हमेशा किसी स्टिमुलस के जवाब में दिया जाता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वो रास्ता है जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्सेस या पैगामात गुजरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरान, उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसा कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को छुए तो हाथ से पैगाम या नर्व इंपल्स दिमाग की जानिब जाती है और दिमाग ये फैसला करता है कि हाथ को वापस पीछे खींच लिया जाए और दिमाग से फिर एक पैगाम हाथों की जानिब आता है और हाथ पैगाम आने पर पीछे खींचे आते हैं। तो ये जो नर्व इंपल्स या पैगाम ने फासला, जो रास्ता इख्तियार किया एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ आने जाने के लिए, तो ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज अमल होता है और गैर इरादी अमल होता है और किसी स्टिमुलस के जवाब में दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक या गैर इरादी खुद होने वाला अमल है। जो अगला सवाल है वो ये है कि धीमी और तेज रोशनी में पिपल का रद्द-ए-अमल बयान करें। पिपल क्या है? ये आंख के बिल्कुल मरकज में एक सुराख है जहां से शुआएं रोशनी की आंखों के अंदर जाती है और ये आयरस के दरमियान मौजूद होता है। तो आयरस के मरकज में एक गोल सुराख है जिसे पिपल कहते हैं। जो रोशनी की शुआएं या जो रोशनी कॉर्निया से टकराती है वो पिपल से गुजरकर आंख के अंदर जाती है। अब ये जो पिपल है ये धीमी और तेज रोशनी में मुख्तलिफ तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। जब रोशनी तेज होती है उस वक्त आयरस के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने की वजह से वो सर्कुलर मसल्स अपने अंदर मौजूद आयरस को छोटा कर देते हैं, इसके साइज को छोटा कर देते हैं ताकि तेज रोशनी में बहुत ज्यादा शुआएं होती हैं, ताकि इतनी ज्यादा शुआएं जिस आंखों के अंदर जाकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए जो पिपल होता है आयरस के सर्कुलर मसल सिकुड़कर उसे छोटा कर देते हैं। और जबकि धीमी रोशनी में आयरस के वो जो रेडियल मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो पिपल है वो फैल जाता है और फिर पिपल के फैलने से जो शुआएं होती हैं वो आंखों के अंदर जाती हैं।
तो ये था धीमी और तेज रोशनी में पीपल का रद्दे अमल। अगला सवाल वो ये है कि विटामिन ए का बसारत से क्या ताल्लुक है, इसकी कमी से रेटिना पर क्या असरात होते हैं। विटामिन ए, इसकी कमी से बसारत पर असर पड़ता है। रात के वक्त नज़र नहीं आता या बहुत कम नज़र आता है, जिसे शब कोरी या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रात का अंधेपन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो विटामिन ए है ये रोडोप्सिन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। रोडोप्सिन जो कि रोड सेल में होता है, रोड सेल्स ने धीमी रोशनी या रात के वक्त दिखाना होता है। तो जब विटामिन ए नहीं होगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो जो रोड सेल्स हैं वो धीमी रोशनी में दिखाने के काबिल नहीं होंगे, और धीमी या रोशनी या रात के वक्त नजर नहीं आएगा। इस बीमारी को शब कोरी या रात का अंधापन कहते हैं। जो आखिरी सवाल है वो ये है कि हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ करें। हार्मोन ये एक पैगाम रसा केमिकल या मॉलिक्यूल होता है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है और फिर वहां से खून में खारिज हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो नालियों के बगैर होते हैं और जो अपने केमिकल्स को, अपनी सेक्रीशंस को खून में खारिज करते हैं, और खून इस पैगाम रसा मॉलिक्यूल को टारगेट टिश्यू जहां उसने जाना होता है वहां पहुंचा देता है, जहां जाकर ये पैगाम रसा केमिकल जिसको हमने हार्मोन कहा है अपना काम करता है, वहां पैगाम पहुंचाता है। तो ये था हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि नालियों के बगैर ग्लैंड्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर जिसम में एक सिस्टम बनाते हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बहुत से अफ़आल जैसा कि नशोनुमा, तौलीद, खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रखना, गुर्दों में पानी की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह को बाकायदा और मुनज़्ज़म बनाने में एंडोक्राइन सिस्टम अपना किरदार अदा करता है, और इससे निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। तो ये आपकी बाब नंबर जो 12 है उसकी मश्क का खात्मा हुआ। अल्लाह हाफिज। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, तो हमने इस लेक्चर में बाब नंबर 12 की मश्क को भी ख़त्म कर लिया। आने वाले लेक्चर में बाब नंबर 13 पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।